तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसे साइंस का जो स्पेशल रूप से क्लास जो चलवाया जा रहा है उसके लिए जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों रूप से जो है ये पूछा हुआ सारा क्वेश्चन जो 1992 से लेकर के और अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ उसका सार पूरा जो है इसमें जो दिया हुआ है जो यूथ कंपटीशन का है। इसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, उसके बाद हो जाएगा आरआरबी का जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, रेलवे के लिए जितना भी है वो सारा क्वेश्चनों का पूछा हुआ कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। और यह जो है टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है जिसमें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और ये एक्सेलरेशन, त्वरण, प्रक्षेप, गति, ये सारा जो है क्लास पिछले क्लास में आपको करवा दिया गया है। और यह क्लास जो है आपको क्लास जो लोग नहीं देखे होंगे, मिस किए होंगे, वो क्लास को जा करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है सारा आपको यूट्यूब चैनल जो है ये इस पर सारा आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद जो आज का होमवर्क जो दिया गया था वो रेखीय गति का समीकरण दिया गया था, और उसके बाद जो है रेखीय गति का समीकरण और घर्षण ये दोनों चैप्टर दिया गया था। इस चैप्टर को जो है जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन इससे बनने वाला है फिजिक्स में वो दिया गया था, तो इस पूरे चैप्टरों को रिवीजन करवाते हैं। और साथ साथ उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अलग अलग रूप से जो है वो भी दिया हुआ है। तो आप लोग पूरा क्लास को देखिए, पूरा क्लास देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें और साथ साथ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक के साथ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब मंदता का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? मंदता। ये ऋणात्मक त्वरण, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसी को मंदता कहा है। बताइए कौन सा समीकरण द्वारा वेग समय को संबंध दर्शाने का काम करता है? वेग और समय। ये v बराबर u प्लस at हो जाएगा, ठीक है, v बराबर u प्लस at हो जाएगा। और यह समीकरण जो है वो किस न्यूटन किस नियम से मिलता है? ये न्यूटन का प्रथम नियम से मिलता है। और न्यूटन का दूसरा नियम जो है उससे कौन सा परिभाषा निकलता है? उससे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये मिलता है, जो कि सूत्र के रूप में। और तीसरा समीकरण जो है उससे क्या मिलता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as जो है वो तीसरे समीकरण से मिलता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर के 4 मीटर प्रति सेकंड की निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो 8 सेकंड के बाद जो है इसकी गति जो वो क्या हो जाएगी? तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस at फार्मूला लगा करके उसका निकाल सकते हैं। और इसी पर जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल यही फार्मूला पर जो है ये तीनों समीकरण, गति का समीकरण जो है इस तीनों समीकरण से आप फार्मूला लगा करके उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज वही सब दिया हुआ। उसके बाद बताइएगा गति का पहला समीकरण जो है वो किसके बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है? ये वेग और समय, ठीक है, वेग और समय हो जाएगा। तो ये गति का कौन सा नियम हो जाएगा? प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्थान और स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है उसको कौन सा नियम कहते हैं? उसे गति का दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक है। गति का दूसरा नियम से हो जाएगा स्थान और स्थिति का जो है वो पता लगाया जाता है। स्थान, स्थिति और समय हो जाएगा, ठीक है। स्थान, स्थिति और समय जो हो जाएगा इसका पता जो है वो लगाया जाता है। और ये फार्मूला हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। आगे बताइए गति के दूसरे समीकरण से किस के बीच में व्याख्या ये स्थान और समय हो जाएगा, ठीक है, वही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए एक बस जो है विराम अवस्था से चलना शुरू करता है और नियत त्वरण के साथ एक पहाड़ी से उतरता है और 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका त्वरण जो है निकालने का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? ये s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये दूरी भी दिया होता है। दूरी के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से त्वरण को निकाल सकते हैं। त्वरण a बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? v माइनस u बट्टा t हो जाएगा। और इसका SI मात्रक जो हो जाएगा वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यह बीमीय सूत्र जो हो जाएगा वो LT इनवर्स 2 जो है बीमीय सूत्र हो जाएगा, जो कि त्वरण का बीमीय सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी न्यूमेरिकल यही फार्मूला जो 3 फार्मूला बताए यही पर जो है आपको सारा न्यूमेरिकल जो दिया हुआ वही सब बना लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। घर्षण बल के बारे में, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष जो है गति का विरोध करती है। दूसरा हो जाएगा घर्षण वह बल है जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है, यानी कि स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। और मशीनों में घर्षण की ऊर्जा जो है अवयव और टूट फूट का कारण बनता है। उसके बाद जो है डी ऑप्शन हो जाएगा रोलिंग घर्षण जो होता है वो स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में जो है वो अधिक
अधिक होता है, लेकिन मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर एक कार जो है मुख्य रूप से डैश बल के कारण जो है रुक जाती है। ये घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल के कारण ही ब्रेक लगाने पर जो है कार रुक जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह जो है किसके कारण रुक जाती है, तो ये घर्षण के कारण ही रुक जाती है, ठीक है, घर्षण के कारण ही रुक जाती है। यानी कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाने के बाद जो है पैडल बंद करने के बाद जो है साइकिल की गति जो है धीमी होने लगती है, यही हो जाएगा घर्षण की गति के कारण ही हो जाएगा। घर्षण के कारण ही जो है घर्षण बल जो होता है वो गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं लगता है तो घर्षण बल के कारण ही वह रुक जाता है, क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो गति की दिशा के विपरीत जो होता है उसमें कार्य करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सी घटना है जो घर्षण के बिना होना मुश्किल माना जाता है। ये एक गिलास को पकड़ना जो है एक प्रकार का घर्षण के बिना ही यह मुश्किल मानी जाती है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, इसमें जो है एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो जाएगा, उसके बाद कैरम खेलना हो जाएगा, एक गिलास को पकड़ना हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा वो दरवाजे की गति हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा एक गिलास को पकड़ना हो जाएगा, क्योंकि घर्षण के अभाव में ही एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि गिलास की बाहरी परत जो होता है वो अत्यधिक चिकना होता है, जिसके कारण जो है घर्षण का अभाव में कठिनाई होती है। आगे बताइए, दो सतहों के बीच जो है वो सतह की अनियमितताओं का परिणाम स्वरूप जो है वो कौन सा बल हो जाएगा, ये घर्षण बल ही हो जाएगा। दो सतहों के बीच जो है सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप जो है वो घर्षण बल ही काम करता है। बताइए घर्षण बल जो है वो डैश पर किस पर काम करता है, तो ये बल के दिशा के विपरीत में काम करता है, ठीक है, बल के दिशा के विपरीत जो है वो कौन सा बल कार्य करता है, तो ये घर्षण बल कार्य करता है। आगे बताइए, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, यानी कि चल रहा है, तो पीछे के पहिए का घर्षण बल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीछे का पहिए का घर्षण बल जो हो जाएगा पश्च दिशा, यानी कि पीछे की दिशा में घर्षण बल हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, घर्षण बल का मान जो है वो सबसे अधिक जो है वो किस में होता है, ये ठोस सतह जो होता है उसी में जो घर्षण का बल का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो होता है वो द्रव का सतह हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा ठोस और वायु का सतह हो जाएगा। सबसे कम जो होता है वो ठोस या वायु के सतह जो होता है उस पर जो है सबसे कम घर्षण बल काम करता है। बताइए संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच जो है वो कौन सा बल लगता है, यही घर्षण बल लगता है, जो कि गति वस्तुओं के बीच जो है गति होने का विरोध करता है, जिसे घर्षण बल कहा था, और इसकी दिशा जो है सदैव वस्तु की गति के दिशा के विपरीत दिशा में होती है। आगे बताइए, कार के ब्रेकिंग पैड जो होता है, ब्रेकिंग पैड में कौन सा गुण का उपयोग किया जाता है, तो ये घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। यहाँ पर घर्षण का ऑप्शन सुन लीजिएगा, घर्षण का शून्य प्रभाव दिया हुआ है, वजन के आवेग में बल का तनाव दिया हुआ, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव दिया हुआ और घर्षण का सकारात्मक प्रभाव दिया हुआ। तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव जो होगा वो कार के ब्रेकिंग पैड जो हो जाएगा इसी के गुण का काम करता है। अगला क्वेश्चन में घर्षण किया गया कार्य जो होता है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है, ठीक है, और ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे मंदन कहा गया है। आगे क्वेश्चन में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक ही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह कौन सा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है तो स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य जो है वो कौन सा बल उत्पन्न करता है, तो घर्षण बल उत्पन्न करता है, जो कि वस्तु के गति का विपरीत में काम करता है, वस्तु के गति के विपरीत यानी कि विरोध करती है। उसके घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है, कार्य का क्षय जो है क्षय न होकर के पिंड के उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था घर्षण के बाद जो दिया है सरल आवर्ती गति और घूर्णन गति दिया गया था, तो उसको भी जो होमवर्क में दिया गया था उसको करवाते हैं। और ये जो है जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चनों को सारांश में किया गया, जो कि ऑप्शनेबल क्वेश्चन है, जहाँ तक बन रहा है उसको करवाने का काम कर रहे। बताइएगा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि किस दाब द्वारा प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू स्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती रहती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, द्रव स्थैतिक बल हो जाएगा, भू स्थैतिक बल हो जाएगा, कॉरियोलिस बल हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो इसमें से जो है कौन सा बल है जिसके द्वारा दाब प्रवणता बल को संतुलित होने पर भू स्थैतिक प्रभाव की गति बनती है, तो ये कॉरियोलिस बल हो जाएगा, ठीक है, कॉरियोलिस बल के कारण ही हो जाएगा। और कॉरियोलिस बल द्वारा जो दाब की प्रवणता जो है बल के संतुलित
अनुलत होने पर भू स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है और कैलोरीलेस बल जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। अगर पूछा जाता है कि कैलोरीलेस बल जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है ये कैलोरीलेस बल जो होता है वो उत्पन्न होता है। और यह एक प्रकार का कौन सा बल हो जाएगा, तो ये आभासी बल होता है। यह जो हो जाएगा कैलोरीलेस बल जो हो जाएगा एक प्रकार का आभासी बल हो जाएगा। और कैलोरीलेस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उत्पन्न होता है। और पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण जो है पृथ्वी के घूर्णन गति जो है भिन्न भिन्न होती है। और यही भिन्नता के कारण जो है कोई भी गतिमान वस्तु एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर जो है वो गतिमान होती है। आगे बताइए क्वेश्चन है, पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम लयबद्ध यानी कि दोलन हार्मोनिक और ऑसिलेटर की तरह काम करता है। अतः जो है इसका प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, दादाजी की घड़ी में हो जाएगा, कलाई में पहनने वाली घड़ी हो जाएगा, धूप घड़ी हो जाएगा और रेत की घड़ी हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा दादाजी की घड़ी जो हो जाएगा, इसी में जो है पेंडुलम जो हो जाएगा इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और पेंडुलम जो हो जाएगा एक प्रकार का लयबद्ध यानी कि दोलन के रूप में ये काम करता है। और जब कोई पिंड जो है वो एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, उसको क्या कहा गया है, उसे ही पेंडुलम कहा गया। यानी कि घूमते रहता है, घड़ी में देखते होंगे आगे इस तरह से घूमते रहता है, तो एक बार इधर आता है तो एक बार इधर हो जाएगा। हाँ, दोलन यानी आगे पीछे जो है वो करते रहता है, उसी को दोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जब मतलब घड़ी में इस तरह एक बार आता है एक बार इस तरह आता है तो वही दोलन हो जाएगा। बोले जब कार जो है एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल के कारण जो है बाहर की ओर धक्का देती है, तो ये अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ठीक है, आपका और मौत का कुआं जो रहता है उसमें गाड़ी जो चलता है वो अभिकेंद्रीय बल रहता है। और कार जो मोड़ लेती है यानी कि मतलब मोड़ जो लेती है, घुमान पर जो मोड़ लेती है वह जो बल लगता है उसमें जो अपकेंद्रीय बल लगता है, उसी के कारण जो है घूमती है। अगला क्वेश्चन है, डेयरी में प्रयोग की जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है, यह अपकेंद्रीय बल के कारण ही हो जाएगा। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण जो है डेयरी में प्रयोग किए जाने दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जैसा ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लग रहा हो और जिसकी दिशा में अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है क्योंकि यह एक प्रकार का जो है आभासी बल होता है। आभासी बल जो है वास्तव में लगा हुआ नहीं दिखाई देती, लेकिन ये बल जो है वो काम करता है, उसी को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे दूध से क्रीम को अलग करने पर जो है अपकेंद्रीय बल काम करता है, उसका मोड़ पर जो है गाड़ी को जो घूमना हो जाएगा, यानी गाड़ी घूमती है तो गाड़ी पर बैठा आदमी जो है बाईं को झुक जाता है, वह जो है वो अपकेंद्रीय बल के आभास होता है, इसी कारण जो है ये झुक जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये दिशा में परिवर्तन होता है। जब एक वस्तु जो है एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो दिशा में परिवर्तन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति जो हो जाएगा वो एक प्रकार कैसा गति हो जाएगा, वो एक समान वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, और ये नाभिक जो होता है इसमें जो है कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसका चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है और एक समान वृत्तीय गति से जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। आगे बताइए, लट्टू का घूमना जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये केंद्राभिमुख बल के कारण जो है, केंद्राभिमुख बल के कारण जो है लट्टू जो है वो एक मतलब लट्टू जो है वो घूमती रहती है। और वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल जो है वो कार्य करता है, वह दिशा जो होता है वो सदैव जो है वो किसकी दिशा की ओर रहता है, तो वृत्त के केंद्र की दिशा की ओर रहता है। अगला क्वेश्चन, और इसी बल को जो है अभिकेंद्रीय बल के रूप में कहा जाता है, यानी कि लट्टू का घूमना भी हो जाएगा वो भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा। अभिकेंद्रीय अगर नहीं देता है तो ये केंद्राभिमुख बल भी कहा जाता है, उसको ध्यान रखिए, अभिकेंद्रीय बल का भी दूसरा नाम केंद्राभिमुख बल हो जाएगा। और इसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले, यानी कि दैनिक जीवन में जो प्रयोग किया जाता है, इसका उदाहरण कार का सड़क पर मुड़ना हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना हो जाएगा, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर की को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना, ये सभी जो हो जाएगा ये अभिकेंद्रीय केंद्राभिमुख बल या अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण हो जाएगा। यही सब उदाहरण आपको देता है और ऑप्शन में देता है, यही सब बल देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सारा उदाहरण हो जाएगा, ये अभिकेंद्रीय बल का ही कारण हो जाएगा।
बताइए अगला क्वेश्चन, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी जो है, पेंडुलम की कार्य जो होता है वो पद्धति पूरी तरह किससे होता है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा और बैटरी द्वारा संचालित होता है। ये सिर्फ मैकेनिकल होता है। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य जो पद्धति जो हो जाएगा वो मैकेनिकल के सिद्धांत पर काम करता है, और यह जो है समय प्रदर्शित करने वाली एक प्रकार का प्रणाली हो जाएगा, जो कि चालन यानी कि एक लोलक की सहायता से ही यह पूरा किया जाता है, और ये मैकेनिकल ऊर्जा इसमें रहता है। और इसका आविष्कार जो है वो क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा किया गया, क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा ही, यानी कि मॉडल का पेंडुलम घड़ी जो हो जाएगा इसका जो है सबसे पहली बार जो है खोज जो किया गया था वो क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा ही 1656 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, और यह जो है मैकेनिकल ऊर्जा पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ये अभिकेंद्रीय होता है। रोलर कोस्टर जो होता है यानी कि रोड जो बनाया था उसमें जो है दाबने का जो काम करता है, वो रोलर जो होता है वो किस पर काम करता है? तो अभिकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो, यदि कोई पिंड जो है वो रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे वक्र रेखीय गति कहा गया है। यानी कि कोई पिंड जो है रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर अगर गति करता है तो उसका बल जो होता है उसको कौन सा गति कहते हैं? वक्र रेखीय गति कहा जाता है। यानी कि वक्र रेखीय गति जो होता है वो घुमावदार मार्ग में जो गति होता है उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल जो होता है इसको कौन सा बल कहा गया है? उसे अभिकेंद्रीय बल कहा गया। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर जो होता है mv²/r होता है। ठीक है, F बराबर जो होता है वो mv²/r हो जाएगा, जहाँ पर m जो हो जाएगा मास हो जाएगा, r जो हो जाएगा वो त्रिज्या हो जाएगा, और u जो होता है u जो हो जाएगा वो u एक प्रकार का हो जाएगा चाल हो जाएगा, u चाल होता है, और r जो है वो वृत्तीय त्रिज्या हो जाएगा। u चाल mu² यहाँ लिया हुआ है तो mv² ही हो जाएगा। ठीक है, u लीजिएगा तो u चाल हो जाएगा, अगर v लीजिएगा तो v चाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो है वो क्या बदल जाता है? ये वेग बदल जाता है। जब कोई वस्तु जो है एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर जो है इसका जो है वेग जो है वो बदल जाता है, दिशा नहीं बदलता है। ठीक है, वेग जो है वो बदल जाता है। आगे बताइए, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है चलेगा तो दिशा ना बदलेगा। जब कोई एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो है वेग और दिशा दोनों बदलेगा। ठीक है, वेग और दिशा जो है दोनों बदलेगा। यहाँ पर दिशा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ वेग, वृत्तीय गति पर अगर घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो है वेग बदल जाता है, लेकिन दिशा जो है वो भी बदलती रहती है। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, साधारण लोलक जो होता है पेंडुलम जो है, पेंडुलम की अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल घट जाएगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए यदि कोई लंबाई को बढ़ा देते यानी कि 2π√L/g होता है तो L का मान अगर बढ़ाएंगे तो इसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और g का मान जो अगर बढ़ाते हैं, गुरुत्व त्वरण का मान अगर बढ़ाते हैं तब जो है आवर्तकाल का मान जो होता है वो घट जाए, क्योंकि t बराबर जो होता है वो 2π√L/g होता है। L को बढ़ाएंगे तो ये आवर्तकाल ही बढ़ेगा और g को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दोलक जो है, दोलक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सुन लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये संकेत साइन वेव हो सकते हैं, उसके बाद संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, संकेत जो है अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, और चौथा ऑप्शन रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल जो होता है वो दोनल सिग्नल का ही उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें जो है कौन सा कथन जो है गलत कह रहा है? तो ये संकेत जो है अर्ध स्क्वायर वेव में होता है। अर्ध स्क्वायर वेग में जो है वो संकेत नहीं होते, ये पूर्ण स्क्वायर वेग में जो है वो संकेत होते हैं। इसलिए जो है संकेत जो होता है वो अर्ध मतलब पूर्ण होता है, यही जो है एक प्रकार का गलत हो जाएगा। बाकी संकेत साइन जो होता है वो वेव हो सकते हैं और संकेत स्क्वायर वेव में होते हैं, और रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल जो होता है वो दोलन गति के द्वारा ही काम करता है। तो ये जो हो जाएगा दोलक के लिए सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से,
ये जो दिया गया था, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगा, सरल आवर्त गति, और उसके बाद जो है ये रेखीय गति का समीकरण और न्यूटन का समीकरण जो है ये सारा जो है ये आपको करवा दिया गया है। अब अगले क्लास में जो है आपको गुरुत्वाकर्षण मिलेगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो देखने को आपको अगले क्लास में मिलेगा। तो अगला क्लास को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर गुरुत्वाकर्षण से आपको सभी एग्जामों में बहुत सारा क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो उसके बाद जो होमवर्क के माध्यम से केमिस्ट्री जो दिया गया था, केमिस्ट्री में आपको चल रहा था अभी चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हो चुका था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद जो है परमाणु का नाभिक और परमाणु क्रमांक का द्रव्यमान और हाइगेंस वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और उसके बाद समस्थानिक, ये सारा होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। तो उसको स्टार्ट करने का काम करते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये हाइगन वर्ग के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, हाइगन वर्ग के द्वारा ही अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया है। और हाइगन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति जो होता है उसको घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह जो है मौलिक रूप से जो है वो उभयनिष्ठ होते हैं। यही जो हो जाएगा हाइगन्स का अनिश्चितता का सिद्धांत हो जाएगा। और इसमें जो है इसमें अनिश्चितता का सिद्धांत अनिश्चितता का सिद्धांत बराबर h/2 पाई होता है, जहाँ पर h जो है एक प्रकार का प्लांक नियतांक हो जाएगा। इसको भी ध्यान में बताइए। नाइट्रोजन जो होते हैं इसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन जो रहता है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो कितना होता है? 7 को होता है। नाइट्रोजन का 7 परमाणु संख्या भी होता है, और 14 जो होता है इसका भार हो जाएगा। और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो भार में से परमाणु संख्या को घटा दीजिएगा तो 7 ही बचेगा। आगे क्वेश्चन बताइए, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 15 प्रोटॉन है, उसके बाद जो है 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान जो है वो कितना होता है? दोनों को ऐड कर दीजिए, 22 15 37 हो जाएगा। 37 जो है ये द्रव्यमान की संख्या हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान की संख्या बराबर हो जाएगा वो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा, और प्लस जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या P+N जो होता है वो द्रव्यमान की संख्या बराबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यदि एक आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है तो इसके नाभिक में 196 जो है न्यूट्रॉन होगी, तो इसकी परमाणु संख्या जो है वो कितना हो जाएगा? ये 102 हो जाए। 298 में से 196 को घटा दीजिए, ये परमाणु संख्या ही आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या हो जाएगा। और प्रोटॉन की संख्या बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु क्रमांक की संख्या जो होता है परमाणु की संख्या के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, परमाणु क्रमांक जो होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है? ये Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है उसको Z से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान की संख्या घटे परमाणु की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। और द्रव्यमान की संख्या जो होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है? इससे A से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान प्रोटॉन की परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या को Z से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान की संख्या जो होता है इसको A से डिनोट किया जाता है, और न्यूट्रॉन की संख्या को N से डिनोट किया जाता है। आगे बताइए, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहा गया है? उसे द्रव्यमान संख्या कहा गया है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। अगला बताइए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है तो इसको क्या कहा गया? उसे प्रोटॉन की संख्या ही कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है, तो यह न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु के द्रव्यमान की संख्या और क्रमांक संख्या के अंतर के बराबर होता है। आगे बताइए, किसी तत्व में परमाणु की संख्या कैसे निर्धारित किया जाता है? परमाणु की संख्या जो होता है, एक परमाणु की संख्या को प्रोटॉन की संख्या जो होता है उसी को परमाणु की संख्या कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन में एक तत्व में परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या सब वही दिया हुआ, प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बताइए, हाइड्रोजन अणु के नाभिक जो है वो किस किस से मिलकर के बना होता है? इसमें केवल एक प्रोटॉन ही होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन ही होता है। और इसमें जो है भार भी प्रोटॉन यानी कि परमाणु संख्या और भार होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये हाइड्रोजन में नहीं होता है, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पोटासियम जो है इसका परमाणु संख्या जो वो कितना होता है? 19 होता है, और इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा, द्रव्यमान कितना होता है? ये 39 हो जाएगा। और ये कैल्शियम जो होता है इसका 40 हो जाएगा, 20 जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन इसका भी मतलब संभारिक के रूप में माना जाता है, पोटासियम और कैल्शियम दोनों को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बनाने के लिए 39 लिया है, लेकिन 40 भी होता है। कैल्शियम और इसका जो है दोनों का परमाणु संख्या बड़ा, कैल्शियम और ये पोटासियम का
पोटासियम दोनों का 20 ही, दोनों का 40 ही होता है भार के रूप में, और 19 और 20 जो होता है इसका दोनों का परमाणु संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना जो है एक मूल विशेषता को माना गया? ऑप्शन सुन लीजिएगा, ये परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा, एवोगाद्रो संख्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक जो होता है इसको भार की तुलना में एक विशेष मूल विशेषता माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु संख्या के ही बराबर हो जाएगा। प्रोटॉन या परमाणु, ठीक है। बताइएगा तत्वों में किसका परमाणु द्रव्यमान जो है सबसे कम होता है? ऑप्शन सुनिए, नाइट्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें जो सबसे कम जो होता है वो हाइड्रोजन का हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो होता है वो सबसे कम हो जाएगा, 1.0097 होता है, तो ये सबसे कम हो जाएगा। और नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, और उसके बाद लिथियम का जो होता है वो 6.94 होता है, यानी कि 7 होता है, और हीलियम का जो होता है वो 4 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, एक तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान की संख्या 298 होती है, तो नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो क्या, दोनों घटा लीजिएगा तो परमाणु संख्या आ जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा वो 109 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, एक हाइड्रोजन एटम जो होता है इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होते। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया है? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 ईस्वी में खोजा गया है। 76 में क्या था? 76 में वो मान गुरुत्वाकर्षण, हाँ प्रिस्टले का, ठीक है, प्रिस्टले जो ऑक्सीजन का खोज किए थे वो 1776 में हो जाएगा। 66 में जो है हाइड्रोजन का खोज जो किया गया था वो कैवेंडिश के 1766 में हो जाएगा, 1700 में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, अब समस्थानिक पर आते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और न्यूट्रियम हो जाएगा, ठीक है, ट्राइटियम हो जाएगा, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आइसोटोप या समस्थानिक जो होते हैं उसे क्या कहा गया है? एक तत्व के परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन जो है द्रव्यमान संख्या जो होता है भिन्न होता है, इसको क्या कहा गया है? उसे समस्थानिक आइसोटोप कहा गया है। आगे बताइए, एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? एक ही तत्वों के समस्थानिकों में समान प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो समान हो जाएगा। आगे बताइए, समस्थानिक शब्द का अभिप्राय जो है वो क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक किंतु द्रव्यमान जो होता है इसका भिन्न हो जाएगा, तो इसी को समस्थानिक कहा गया है। आइसोटोप या समस्थानिक इसी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? ये समस्थानिक हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा, इसका जो है समस्थानिक जो होता है वो बदल जाता है। बताइए, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण जो है वो क्या बनता है? उसके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग करने की संख्या जो होता है इसी को जो है अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए, डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न हो जाएगा, तो ये समस्थानिक हो जाएगा। समस्थानिक जो होता है इसकी जो है रासायनिक विशेषता जो एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। आगे बताइएगा, यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और इसका खोज से गलत सिद्ध किया गया था, यह किसका नियम हो जाएगा? तो यह समस्थानिक का ही नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक क्लोरीन जो होता है इसमें कितने समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं, इसमें 2 समस्थानिक होते हैं। एक हो जाएगा 17 क्लोरीन 35 हो जाएगा और एक 17 क्लोरीन 37 हो जाएगा। यह जो है 2 प्रकार क्लोरीन जो होता है इसमें 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। आगे बताइए, प्रोटियम जो होता है उसमें कुल कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? प्रोटियम में न्यूट्रॉन जो होता है 0 होता है। प्रोटियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आगे कुछ ट्राइटियम में 2 हो जाएगा और प्रोटियम में 0 हो जाएगा, प्रोटियम में नहीं होता है, हाँ ड्यूटेरियम में 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे आइसोबार यानी कि संभारिक कहा गया है, ठीक है, आइसोबार या संभारिक ही कहा गया। बताइएगा, डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु होते हैं, अणु आयन कहलाते हैं, तो यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो ये जितना भी समस्थानिक का क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है अगला टॉपिक आपको संभारिक गैसीय नियम और सम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो अब होमवर्क के माध्यम से दिया गया था बायोलॉजी का, उसको अब देखते हैं, जो कि बायोलॉजी जो करवाया जा रहा था, जंतु जगत चल रहा था अभी वर्तमान में, जिसमें पोरीफेरा, सेलेंटेट्रा ये सभी करवा दिया गया था। अब जो है
अर्थोपोडा चलेगा, देखिए पेज नंबर अर्थोपोडा जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसी को आज देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं की एक जाल जैसी होती है। इस जाल जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये श्वास प्रणाल कहा गया। श्वास प्रणाल है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है जिसको क्या कहा गया है? श्वास प्रणाल कहा गया। जंतु है, चलिए ठीक है। बताइए किसे प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है? किसको प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा, मेटोजोआ हो जाएगा, क्रोएजोआ हो जाएगा, पाइपिन्स हो जाएगा। इसके ये मेटाजोआ हो जाएगा। मेटोजोआ जो हो जाएगा ये प्राणी जगत के अंतर्गत ही इसको वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा जातियों के लिए, जीवों एवं जातियों के लिए नामकरण यानी कि द्विनाम पद्धति जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा ही द्विनाम पद्धति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्रणाली जो होता है इसको किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको जो है बहुकोशीय प्रणाली जो होता है इसको एनिमेलिया जंतु के समूह जो होता है इसी के अंतर्गत जो है उसको रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन में, डैश के प्राणी जो है अगतिशील होते हैं। अगतिशील जो होते हैं वो किस संघ के प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं? तो ये पेरीफेरा हो जाएगा। पेरीफेरा संघ के प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े हुए होते हैं? उसको क्या कहा गया है? उसे साइकॉन कहा गया। साइकॉन जो हो जाएगा एक प्रकार का स्पॉन्ज की प्रजाति हो जाएगा, वो साइकॉन का ही अंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, डैश में श्वसनीय उत्सर्जक के लिए परिसंचरण वाले अंगों से रहित बने होते हैं। तो ये स्पंज ही हो जाएगा, ठीक है, स्पंज ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जीव विज्ञान में स्पंज जो होता है उसको क्या कहा गया? स्पंज एक प्रकार क्या हो जाएगा? एक प्रकार का पशु हो जाएगा। स्पंज हो जाएगा एक प्रकार का पशु, जीवाश्म, पौधा, कवक। ऑप्शन दिया हुआ तो इसमें एक प्रकार का पशु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, सिलेंटेट्रा वर्ग में आते बताइएगा, खोल के भीतर से निकलने वाले आर्क जिसका तकनीकी नाम जो है सोप दिया गया है इसको किस वर्ग में रखा गया है? तो ये सिलेंटेट्रा वर्ग में रखा गया और इसको जो है मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की कोशिकाओं की दो परतों से बना हुआ होता है? तो ये हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा जो हो जाएगा वो शरीर की दो कोशिकाओं के परतों से बना हुआ हो जाएगा। और हेड्रा जो हो जाएगा उसमें कौन सा गुण मतलब कौन सा पुनरुद्धान क्षमता होता है? या अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इसमें जो हाइड्रा जो हो जाएगा इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। और यह जो होता है हाइड्रा जो हो जाएगा वो सिलेंटेट्रा संघ के जंतु के अंतर्गत जो आता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें दोनों प्रकार का लैंगिक भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। और मुकुलन विधि द्वारा ये प्रजनन करता है। प्रजनन जो करता है वो मुकुलन विधि द्वारा करता है और इसमें दोनों प्रकार के प्रजनन पाया जाता है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के। बताइए कौन सा जीव जो है पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है? ये हाइड्रा ही हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रा ही हो जाएगा जो कि ये प्रजनन और पुनर्जनन के द्वारा मुकुलन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हाइड्रा प्रजनन जो करता है वो किस विधि द्वारा करता है? ये मुकुलन के द्वारा ही करता है, ठीक है, मुकुलन के द्वारा ही हाइड्रा जो है वो प्रजनन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है डैश का शरीर जो है कोशिका की दो परतों में बना हुआ होता है? तो ये सिलेंटेट्रा हो जाएगा। सिलेंटेट्रा का समूह जो हो जाएगा वो कोशिकाओं की दो परतों का बना हुआ होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया जो होता है वो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये पुनर्जनन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया, विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन और पुनर्जनन। ऑप्शन दिया हुआ तो इसमें पुनर्जनन जो हो जाएगा हाइड्रा स्टारफिश हो जाएगा, प्लेनेरिया ये सभी जो हो जाएगा वो पुनर्जनन की तहत के द्वारा ही प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है कौन सा जानवर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं माना जाता है? ये जेलीफिश जो हो जाएगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं माना जाता, बाकी सभी जो एस्केरिस हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा और प्लानेरिया ये सभी जो हो जाएगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के रूप में जाना जाता है और यह जो जेलीफिश जो हो जाएगा ये नहीं माना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादन करता है और पुनर्जनन कार्यक्रम कर सकता है? तो ये हाइड्रा ही हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रा मुकुलम के द्वारा ही करता है। आगे बताइए कलिकाओं द्वारा विकसित नया जीव जो होता है इसको क्या कहा गया है?
कलिकाओं के द्वारा विकसित नया जीव जो होता है उसको हाइड्रा कहा गया। हाइड्रा जो होता है वो कलिकाओं के द्वारा ही विकसित हुआ नया जीव हो जाएगा। आगे बताइए, बॉन्डिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग जो वो किसके द्वारा किया जाता है, वह हाइड्रा के द्वारा ही किया जाता है। बाइंडिंग की प्रक्रिया यानी कि बाइंडिंग की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म की कोशिकाओं का उपयोग जो किया जाता है वो हाइड्रा में ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जानवरों के किस फाइलम को प्लेट वर्म चपटे क्रीम कहा गया है। ये प्लेट हेलमेथिंज हो जाएगा। प्लेट हेलमेथिंज वर्ग जो हो जाएगा इसके तहत जो होते हैं जानवरों जो हो जाएंगे, इसके तहत जो है प्लेट वर्म यानी कि चपटे क्रीम इसको कहा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, और इसमें जो है श्वसन अंग और परिवहन अंग जो है वो नहीं होते हैं और यह एक प्रकार का जो है उभय लिंगी होता है। प्लेट हेलमेंथिक जो हो जाएंगे ये एक प्रकार के उभय लिंगी होते हैं और इसमें जो है चपटे कृमि पाए जाते हैं और इसका पाचन तंत्र जो होता है वो विकसित नहीं होता है, लेकिन यह उत्सर्जन जो करता है वो फ्लेम कोशिका जो होता है उसी के द्वारा जो है प्लेट हेलमेंथिन जो हो जाएगा ये उत्सर्जन करता है। आगे बताइए, कौन से जानवर के नेत्र जो है बहुत ही साधारण होते हैं और वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु ही होती है, उसे क्या कहा गया है, उसे प्लेनेरिया कहा गया। ठीक है, प्लेनेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और प्लेनेरिया जो हो जाएगा वो चपटे क्रेमी का अंग ही हो जाएगा और प्लेट हेलमेंथिंज वर्ग के अंतर्गत ही आता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी एक उदाहरण माना गया। तो फीता कृमि हो जाएगा, शरीर के जू हो जाएगा, क्लिनी हो जाएगा और सिर के जू हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है तो इस ऑप्शन के अनुसार जो फीता कृमि जो हो जाएगा वो एक प्रकार का अंतः परजीवी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, टेप वर्म फाइलम जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये प्लेट हेलमेंथिज वर्ग के अंतर्गत ही आता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा राउंड वर्म जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है। ये एसके हेलमेंथिज के अंतर्गत आता है। एसके हेलमेंथिज के अंतर जो आता है वो राउंड वर्म हो जाएगा और प्लेट वर्म जो हो जाएगा, फीता कृमि जो होता है वो प्लेट हेलमेंथिज वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसका उपयोग जो है वर्मी कंपोस्टिक के रूप में किया जाता है। ये एनिलिडा यानी कछुआ जो हो जाएगा वो एनिलिडा समूह का अंतर्गत आता है और एनिलिडा वर्ग का उपयोग जो है वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन में, कौन सा केचुआ का श्वसन अंग माना जाता है। केचुआ का श्वसन अंग, केचुआ जो है श्वसन कैसे करता है, त्वचा से करता है। ठीक है, केचुआ का श्वसन जो होता है वो त्वचा के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मछलियाँ जो है वो किससे सांस लेती है। ये गलफरा। ठीक है, मछलियाँ जो हो जाएगा वो गलफरा से लेता है और कॉकरोच और अन्य कीड़ा जो होता है वो एस्पायरिकल ग्रंथि एस्पायरिकल जो छिद्र होता है उसी के माध्यम से वो सांस लेता है। आगे बताइए, जोंक जो होता है वो किस संघ का अंतर्गत आता है। जोंक एनिलिडा। ठीक है, जोंक जो हो जाएगा वो एक एनिलिडा संघ का जंतु हो जाएगा और जोंक जो होता है वो एक प्रकार कैसा हो जाएगा, कौन सा लिंग दर्शाता है, तो ये उभय लिंगी हो जाएगा। ठीक है, जोंक एक प्रकार का उभय लिंगी हो जाएगा और इसमें जो है ये कौन सा प्रजनन होता है, तो ये बाह्य प्रजनन होता है। इसमें बाह्य प्रजनन होता है और एक प्रकार का बाह्य परजीवी के रूप में यह माना जाता है और इसका शरीर जो होता है वो लंबा चपटा खंडों में विभक्त हुआ होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एस्केरिस जो होते हैं, बताइए जोंक, केचुआ और नेरिस ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत ही जोंक, केचुआ और नेरिस जो होते हैं वो आते हैं। आगे बताइए, जीवों में कौन सा जीव है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो है वो नहीं करता है। तो एनिलिडा हो जाएगा। एनिलिडा जो होता है वो मुकुलन के द्वारा ये प्रजनन नहीं करता है। मूंगा, स्पंज और हाइड्रा ये सभी जो होता है वो ये जो मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केचुआ जो होता है वो किस प्राणी का संघ हो जाएगा। केचुआ एनिलिडा हो जाएगा। ठीक है, एनिलिडा का हो जाएगा। बताइए घोंघा और सीपी जो वो किस वर्ग का हो जाएगा, ये मोलस्का वर्ग का अंतर्गत आता है। और प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिका ये किसके अंतर्गत आता है, ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी हो जाएगा। आगे बताइए, तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा और खटमल ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये ऑर्थोपोडा में आता है। ठीक है, और मक्खी, मच्छर जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन में, त्वचीय श्वसन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, केचुआ। ठीक है, केचुआ के द्वारा जो है त्वचीय श्वसन जो है वो किया जाता है। अब आर्थ्रोपोडा पर चलते बताइए क्वेश्चन में, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था जो है उस तीसरी अवस्था लार्वा के बाद जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे कोशित कहा गया। लार्वा के बाद की अवस्था जो होता है उसको कोशित अवस्था कहा गया है। और तितली का अवस्था जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का अवस्था होता है। पहला जो तितली का अवस्था होता है वो अंडा बनता है, उसके बाद जो दूसरा बनता है वो लार्वा बनता है, तीसरा प्यूपा बनता है और चौथा जो बनता है वो वयस्क अवस्था जिसको कोशित अवस्था जो वो कहा जाता है। यानी कि 4 प्रकार से यह तितली का निर्माण किया जाता है, 4 गो अवस्था होता है।
अगला क्वेश्चन, और तितली का जो अंतिम अवस्था जो होता है उसको कौन सा अवस्था कहा गया है? वयस्क अवस्था कहा गया, ठीक है, वयस्क अवस्था हो जाएगी। इसमें जो है तितली पूरी तरह से जो है विकसित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, और पहला जो होता है, पहला अवस्था कौन सा हो जाएगा? पहला अंडा अवस्था होता है, ठीक है, पहला अंडा हो जाएगा, लार्वा हो जाएगा दूसरा, उसके बाद प्यूपा हो जाएगा, और उसके बाद जो वयस्क अवस्था चौथा अवस्था हो जाएगा। बताइए कीट जो है वो किसके द्वारा श्वास लेते हैं? कीट ये श्वास छिद्र के द्वारा सांस लेते हैं, वातक तंत्र भी हो जाएगा, या श्वास छिद्र के द्वारा जो है वो कीट सांस लेते हैं। आगे बताइएगा, कीट वक्ष और पेट के छिद्रों में सांस लेते हैं, जिन्हें जो है वो क्या कहा गया है? एस्पायरिकल कहा गया, एस्पायरिकल कहा गया। और कीड़े जो होते हैं वो एस्पायरिकल के माध्यम से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। आगे बताइए, पशुओं में किस फाइला में उसके पैर जुड़े हुए रहते हैं? ये ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ऑर्थोपोडा के पशुओं जो होते हैं उसमें जो फाइला उसके पैर जो होते हैं उसमें फाइला की तरह जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का जीव का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? घरेलू मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा, ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, और गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ट्रिटिकम एरिट्रियम जो एस्टिवम जो हो जाएगा वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, होमो सैपियंस जो वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे बताइए, तिलचट्टा जो होता है इसमें श्वसन जो होता है वो किस माध्यम से किया जाता है? तो ये श्वास रंध्रों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, श्वास रंध्र के द्वारा तिलचट्टा में श्वसन किया जाता है। बताइए, किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए एक पैर होते हैं? जुड़े हुए पैर जो होते हैं आर्थ्रोपोडा में होते हैं, आर्थ्रोपोडा में जो होते हैं वो एक प्रकार के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जाल की तरह रहते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन में, कौन सा जंतु में किसे जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कहा गया है? ये आर्थ्रोपोडा कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, डैश में कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह माना गया है? ये आर्थ्रोपोडा का ही हो जाएगा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा समूह को ही कहा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जंतु में सबसे बड़ा समूह माना गया है? आर्थ्रोपोडा ही हो जाएगा। बताइए, किसके अधिकतम पैर होते हैं? अधिकतम पैर, ये अधिकतम पैर जिसके होते हैं उसको कौन सा क्या कहा गया है? तो ये सहस्त्रपाद कहा गया, सहस्त्रपाद हो जाएगा। तो ऑप्शन के बताइए। अगला क्वेश्चन, मकड़ियों में जो है वो कितने जोड़ी आंख होती है? ये 8 आंख होती है और 4 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है, 4 जोड़ी हो जाएगा और 8 जो है आंख होती है। और वर्तमान में जो है विश्व में लगभग कितने मकड़ियों के प्रजाति पाए जाते हैं? ये 40,000 हो जाएगा। वर्तमान में 40,000 जो है ये मकड़ियों के प्रजाति देखी जाती है, और इसमें जो है 8 आंखें होती है, 4 जोड़ी जो है इसमें आंख होती है। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन, डैश में संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कहा गया है? तो ये आर्थ्रोपोडा ही हो जाएगा। तो आर्थ्रोपोडा भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है अगले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा मोलस्का समूह मिलेगा, मोलस्का हो जाएगा, उसके बाद इकायोडर्मेटा हो जाएगा, कॉर्डेटा हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा, और ये सभी जो हो जाएगा सरीसृप वर्ग हो जाएगा। ये सभी वर्ग जो है आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो होमवर्क के माध्यम से ही करंट जो दिया गया था, करंट उसको देख लेते हैं। करंट थोड़ा बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 में जो वो कहाँ मनाया गया है? ये लद्दाख में मनाया गया, ठीक है। और लद्दाख के अभी वर्तमान में लद्दाख में जो है वो कुल कितने अभी वर्तमान में जिले हो चुके हैं? 7 जिला हो गया है, 5 को अभी बढ़ा है और 2 जिला पहले था, तो लद्दाख में टोटल 7 जिले हो गया। और लद्दाख जो है और इसकी राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? लेह हो जाएगा, ठीक है, लेह हो जाएगा। पहले 2 ही राजधानी था, अभी वर्तमान में 7 राजधानी हो गया, और लद्दाख को 7 जिला हो गया है। और लद्दाख जो है इसको जो है कब यूटी के रूप में शामिल किया गया है? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को शामिल किया गया है। बताइए, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ में जलीय केंद्र का उद्घाटन किए हैं? ये तमिलनाडु में किया गया, ठीक है, तमिलनाडु। बताइए, किस राज्य के मिराज शहर में बने हुए सितारा तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए ईसीआई ने कौन सा ऐप जो है अभी वर्तमान में लॉन्च किया है, जो कि ये सुविधा पोर्टल जो है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही वर्तमान में लॉन्च किया गया है। बोले जिग मुद्रा जो वो किसके द्वारा लागू किया गया है? ये जिम्बाब्वे के द्वारा जारी किया गया। और जिग जो है वो कौन सा मुद्रा हो जाएगा? ये सोने का मुद्रा हो जाएगा, ठीक है, स्वर्ण का ये मुद्रा हो जाएगा। आगे गणगौर महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये राजस्थान में गणगौर महोत्सव को मनाया गया है। आगे बताइएगा, इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 जो है, चंद्रयान 4 को जो है वो कब लॉन्च किया जाएगा? ये 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 3 जो है इसको कब
लॉन्च किया गया था? ये 2023 में लॉन्च किया गया, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और ये उत्तरी ध्रुव पर कब पहुंचा है? ये 23 अगस्त 2023 को ही पहुंच गया है। और ये इसी दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, किसी अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? यह हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे बताइए, भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? ये उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया। बताइएगा, अभी वर्तमान में T20 टीम के भारतीय कैप्टन जो वो कौन हो जाएंगे? ये सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव जो हो जाएंगे T20 के भारतीय कप्तान के रूप में अभी वर्तमान में हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में जो है ये 7000 या इससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय बल्लेबाज जो ये सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किर्गिस्तान में ही किया गया है। बताइए, किस राज्य को गोंड पेंटिंग का जीआई टैग दिया हुआ है? ये मध्य प्रदेश को जो है गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला हुआ है। बताइए, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ये रूस से किया। और अंगोरा ऊन जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन जो हो जाएगा वो खरगोश से प्राप्त किया था। और पश्मीना ऊन जो है वो किससे प्राप्त होता है? वो बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है, पश्मीना बकरी से हो जाएगा और अंगोरा हो जाएगा तो ये खरगोश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीतने वाली महिला कौन बनी है? ये रश्मि कुमारी हो जाएगी। बताइए, भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस भेजने का फैसला किया है? ये नेपाल को देने का घोषणा किया गया। बताइएगा, किसे मार्टोकाला मास्टर्स का खिताब जीत लिया है? स्टेफानोसा सितसिफास हो जाएगा, ठीक है, सितसिफास एस्ट्रोनोफा सितसिफास जो हो जाएगा वो मार्टो कार्लो मास्टर खिताब को जीत लिया है। आगे बताइए, क्वेश्चन 500 T20 छक्का लगाने में भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश की दीपेंद्र सिंह एरी ने 6 गेंदों में 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये नेपाल का हो जाएगा, जो कि T20 में जो है 6 गेंदों में 6 छक्का लगाने का नया रिकॉर्ड जो है ये दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा किया गया है। बताइए, केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट योजना लागू करने के लिए कौन सा राज्य जो है इसमें शीर्ष पर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य रहा है। तो होमवर्क के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था उस सारे क्वेश्चनों को यहाँ ऑप्शन बेस हो या कुछ भी हो वो सारे क्वेश्चनों को पूरे तरीके से कवर करवा दिया गया है। और क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा क्लास हुआ भी है और क्लास लगा भी होगा बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से अगर क्लास अच्छा लगा है तो आपका एक फर्ज बनता है कि क्लास को शेयर करने का काम जो है आप लोग जरूर किया कीजिएगा। साथ साथ जितना भी दोस्त हो गए और जितना भी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल होगा उसमें भेजने का काम जो है जरूर किया कीजिएगा। बाकी जो है फिर मिलते हैं और आप लोग जो है क्लास जो देखते हैं तो इसके लिए जो है आपको जो है होमवर्क दिया था पहले ही, तो होमवर्क आप लोग होमवर्क को देख करके पढ़ के उसके बाद क्लास को देखिएगा तो बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है टकराने का बहुत ही अधिक संभावना रहती है, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन को ही उठा करके आगे रख दिया जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।